हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रियूनियन आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेंट लॉरेंस रिवर को लेकर के। तो सेंट लॉरेंस रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, सेंट लॉरेंस रिवर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। ये कनेक्ट करती है ग्रेट लेक्स को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। ग्रेट लेक्स आप सभी को पता है, इसमें 5 इंपोर्टेंट लेक्स हैं और ये कनाडा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा और यूएस की जो बॉर्डर है उसका फॉर्मेशन करती है। आपका आज का क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि ग्रेट लेक्स में से ऐसी कौन सी लेक है जो कंप्लीटली यूएस में लोकेटेड है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। वो एस्पायरेंट जो 2023 में यूपीएससी का एग्जाम सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी स्टडी में रेगुलरिटी एक मेजर इशू है, तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे जो मेंटोर हैं वो आपकी स्टडी को एक रेगुलर बेसिस पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर करवाएंगी। डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे, टाइम टू टाइम आपके टारगेट्स को इवेल्युएट करवाया जाएगा, टाइम टू टाइम रिवीजन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। स्टैटिक और जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक साथ यहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर। ये जो इमेज है ये एशिया कप की है। कल मैच था इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया की इसमें जीत हुई। हार्दिक पांड्या उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। हम यहाँ पर एशिया कप जो है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एशिया कप जो है वो मैन इंटरनेशनल एंड 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट है। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्रीज जो क्रिकेट में अपना रोल प्ले करते हैं, क्रिकेट जहां पर खेला जाता है, वो कंट्री जो है मिल करके इस एशिया कप में पार्टिसिपेट करते हैं और ये वनडे और T20 फॉर्मेट में होता है। 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो कॉन्टिनेंट लेवल पर सिर्फ यही कप होता है, मतलब एशिया कप ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह अफ्रीका कप या ऐसे कुछ नहीं होता है। क्रिकेट में बात की जा रही होगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। एवरी 2 ईयर्स पर ये वनडे और 2020 फॉर्मेट में अपने आप को चेंज करता रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ताइवान स्टेट को लेकर के, और इंडिया ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो ताइवान स्टेट है इसका मिलिटराइजेशन देखने को मिल रहा है। ताइवान स्टेट की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर हम देखें कि यूएस के लॉ मेकर्स की ताइवान में जो विजिट देखी गई उसके बाद में चाइना ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री जो ड्रिल्स है उनको कंडक्ट करवाया था। इसकी वजह से जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो ताइवान स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ताइवान स्टेट को अगर हम मैप में व्यू करें, ये यहाँ पर आपको मेनलैंड चाइना यहाँ पर, और ये है ताइवान, इनके बीच में है ताइवान स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप स्टेट इस्तेमस स्टडी करो तो आप ये देखने की कोशिश करो कि वो किसको तो कनेक्ट करते हैं और किसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ताइवान स्टेट है वो साउथ चाइना सी को, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साउथ चाइना सी है जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड हैं। उन आइलैंड्स के ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है और जो यहाँ पर अदर रीजनल एरिया में जो कंट्रीज हैं वो अपना क्लेम करते हैं। तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ताइवान स्टेट है वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, और मेनलैंड चाइना और ताइवान को यहाँ पर सेपरेट करता है। ओके, तो देखो ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जो पैसिफिक ओशन है उसको, और यहाँ पर इंडियन ओशन है उसको। मतलब ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना इसके ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिफिशियली तरीके से बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उनका एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। चाइना वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस जो है एस्टेब्लिश कर रहा है, और ये
यहाँ पर अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी में उन्होंने अपनी एक लाइन डिक्लेयर करती रखी है जिसको 9-लाइन के नाम से जानते हैं, और बोलते हैं कि इसके अंदर अंदर जो एरिया है ना वो हमारा है। इसकी वजह से यहाँ पर पारासल आइलैंड्स, स्प्रेटले आइलैंड्स, ये कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो न्यूज़ में बने रहते हैं, जिनको अदर कंट्रीज और चाइना जो है वो क्लेम करता है। जब भी कोई एरिया डिस्प्यूटेड है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। वो अगर आप देखें तो अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए वो एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से भी अदर कंट्रीज उसके ऊपर अपना क्लेम करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी में जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब गैस एंड फ्यूल के रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में क्लेम किया जाता है कि उसके रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, इसीलिए चाइना और अदर कंट्रीज इस एरिया को लेकर के अपना अपना क्लेम करते हैं। ओके, तो जब भी कोई डिस्प्यूटेड रीजन है उसका कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से उसको लेकर के दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ है, कोई भी रीजन होगा। ओके, तो जब आप इस तरीके से रिलेट करते हो ना किसी चीज़ों को, तो हमारे लॉन्ग टर्म में और उस चीज़ का हमें समझ में भी आता है कि क्या रीजन है, क्यों क्या रीजन है कि ये चल पा रहा है, यहाँ पे ये जो झगड़ा है ये चल पा रहा है, या क्या रीजन है कि इसके ऊपर इशू जो है वो रेगुलर बना हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी कंट्रीज अपने आप को विड्रॉ करने के लिए पीछे नहीं हो रहा है। इसका बेसिक रीजन होता है कि उसका कोई ना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उस एरिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे क्वेश्चन की गया और उन्होंने आंसर देने की कोशिश भी की। बात की गई डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा नेक्स्ट जो बजट सेशन होगा नेक्स्ट ईयर में, उस बजट सेशन में हम डाटा प्रोटेक्शन बिल को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने बोला कि हम जल्दी इसकी एक आउटलाइन जो है वो रिलीज करेंगे, लोगों से इसके ऊपर अपने व्यू लेंगे और तब जाकर के इसको डाटा प्रोटेक्शन बिल को बजट सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, क्यों इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा? देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2019 में डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लेकर के आई थी सेंट्रल लेवल पर। डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको आप एक सिंपल तरीके से प्राइवेसी बिल भी बोल सकते हो, मतलब आप कहीं भी ऑनलाइन कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हो, उन सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है या उनको स्टोर करना है या उनको सिक्योर करना है, इन सारी चीज़ों के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की कोशिश की गई। शुरुआत में जब डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया तो एक इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल पर्सन की क्या लिबर्टी होनी चाहिए, क्या क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन फिर टाइम के साथ में इसमें इतने अमेंडमेंट्स कर दिए गए इस नेचुरल डाटा प्रोटेक्शन बिल में, जो ओरिजिनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था, मतलब इसमें हद से ज़्यादा अमेंडमेंट्स देखने को मिले कि अच्छा इसमें ये भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर के कमेटी बनती है, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उसके बेसिस पे बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जिस टारगेट को अचीव करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल हम ला रहे थे वो तो यहाँ पर डाइवर्ट हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया और बोला कि दोबारा से नई तरीके से हम डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से जिस टारगेट को हम, जिस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाहते हैं उसको इजीली अचीव कर पाए। डाटा प्रोटेक्शन बिल को आप ये समझिए कि देखो, जो मेगा जो कंपनीज होती हैं, ओके, वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर के भी कुछ इशू बने हुए थे। जैसे कि इंडिया ये चाहता है कि हमारे जो भी डाटा है उसको हम नेशनल लेवल पर सिक्योर करें, मतलब जो भी आपका सेंसिटिव डाटा है उसको नेशनल लेवल पर सिक्योर किया जाए। लेकिन ये जो बिग कंपनीज है उनका ये बोलना है कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आप इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगा सकते हो। तो ये कुछ इश्यू थे जिनके ऊपर जो कन्फ्लिक्ट है वो बना हुआ था। तो इसी की वजह से जो है, जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को देखते हुए और उसका एक रिजल्ट देखते हुए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या टाइम के साथ में नई नई चीज़ें एडअप होती जा रही हैं, उन सभी को टारगेट करते हुए जो है वो नया डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की कोशिश की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बात है फ्री बाइज को लेकर के। देखो, हम सिंपल और जो सिंपल लैंग्वेज में उसमें समझने की कोशिश करते हैं। फ्री बाइज मतलब आप इस तरीके से समझो कि आपके एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में हर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से कोशिश करती है, हर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना कुछ ऐसे वायदे करती है जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं और लोग ये मानते भी हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट आएगी तो हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन
ना तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने चुनावी वायदे को कंप्लीट करें, और अगर वो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर इस आर्टिकल में हम डिस्कस भी करेंगे कि किस लेवल तक जा करके जो है वो चुनावी वायदे किए जाते हैं, तो ना तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हो और कंप्लीट कर नहीं सकते हो, और फिर भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। मतलब डेमोक्रेसी में जो है वो एक आप तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हो इनडायरेक्टली। दूसरा यहाँ पर है कि अगर गवर्नमेंट जो है इन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश भी करेगी तो स्टेट के ऊपर एक्सपेंडिचर का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्री बाइस और सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स होती हैं उनमें काफ़ी माइनर जो है वो डिफरेंस होता है। ओके, तो अभी क्या है, यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो फ्री बाई जो है, वैसे हमारा जो टेक्स्ट पेज है उस पर भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 2013 का एक केस है उसको रिव्यू करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि 2013 में जो सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु, इस केस में जो हमने बात रखी थी कि जो चुनावी वायदे किए जाते हैं इसको लेकर के आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी जो कैंडिडेट होता है उसको आप टारगेट नहीं कर सकते हो। एक करप्ट जो बेसिस है वो नहीं है ये किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने का। मतलब वायदे कर दिए तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें जो हैं ये उनकी बेसिस पर आप उनकी जो भी कैंडिडेट को या किसी भी तरीके से उनको जो है आरपी एक्ट के अंडर जो है उनको सस्पेंड करवा सकते हो। ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रिजल्ट को रिव्यू करने के लिए बोला है कि प्रेजेंट टाइम में जो इशू देखने को मिल रहा है फ्री बाई जो है वो एक मेजर इशू है। जैसे कि इस आर्टिकल में टेक्स्ट पेज जो आर्टिकल है उसमें बताया गया कि सबसे पहले इस तरीके के जो इशू हैं वो तमिलनाडु वाले एरिया में डीएमके पार्टी 2006 में जब चुनाव होने वाले थे तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या किए, प्रॉमिस किए, ऐसा कर देंगे आपको जो है रंगीन टीवी दे देंगे, ओके, कलर टीवी दे देंगे। हालांकि ये देखने को मिला कि जो कलर टीवी सेट दिए गए उसकी वजह से वीमेन की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। ओके, दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें कि तो उस इलेक्शन के बाद में जो अदर पार्टीज है उनमें तो बिल्कुल होड़ मच गई। उन्होंने तो यहाँ तक वायदे कर दिए कि आपको कैश दे देंगे, आपको गोल्ड दे देंगे, आपको मंगलसूत्र प्रोवाइड कर देंगे, आपको जो है वो और भी गिफ्ट जो है बर्तन थाली ये सब कुछ दे दिया जाएगा आपको। ओके, तो एक जो भेड़ चाल है वो चलना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर 2013 में इसी चीज को रेगुलेट करते हुए सुब्रमण्यम बालाजी ने एक पिटीशन डाली और उसी में रिजल्ट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो भी मैनिफेस्टो में आप जो प्रॉमिस कर रहे हो उसको आप एक करप्ट प्रैक्टिस के नाम पर अमाउंट नहीं बोल सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो करप्ट प्रैक्टिस है और उसके बेसिस पर जो आरपीए एक्ट है उसका जो 123 पार्ट जो है उसके बेसिस पर आप उनको यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फ्री बाई जो है इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो इसको लेकर के बोला कि अगर आप बात करो इसको लेकर के लॉ बना दो तो लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। हम एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस बेसिस पर इसको रिजल्ट दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम चाहते हैं कि इस इशू को इस तरीके से सोल्व किया जाए कि इसमें जो सभी पार्टी जो हैं वो इसका इंक्लूजन हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, लेकिन जो भी हमारे एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि एक्सपर्ट कमेटी से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये जो फ्री वाइज है इस इश्यू को टारगेट करने के लिए हमें एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो फाइनेंस कमीशन है, इसके अलावा और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो इस तरीके की जो भी फ्री वाइज है या इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रिपेयर कराया जाए कि सोशल सिक्योरिटी और जो फ्री बाइज होती हैं उनके बीच में पहले तो एक माइनर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। ये बोला जाए कि किस लेवल तक जो है आप कौन से वायदे जो है प्रॉमिस जो है वो इलेक्शन में कर सकते हो। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अदर कंट्रीज में जो प्रैक्टिस की जाती है उन प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या रीजन है कि हमारे इंडिया में आज भी चुनावी वायदे किए जाते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसका बेसिक रीजन ये है कि हमारे इंडिया में आज भी लोगों को जो बेसिक चीजें होनी चाहिए एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, आज भी उन लोगों के पास नहीं है। यही रीजन है कि सारी चीजें जो हैं उनको इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि हम जीत कर आए, आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे।
ओके, तो इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? अल्टरनेट ये होना चाहिए कि ब्राज़ील में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, मिनिमम लेवल पर वहाँ पर जो है वो एक अमाउंट मनी का प्रोवाइड करवाया जाता है एक फैमिली को, कि एक फैमिली को अपनी लाइफ जीने के लिए इतना जो है वो ज़रूरत होना ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ये जो भी हम फॉलो करते हैं ना, जो भी हम फॉलो करते हैं ये फ्री वाइज के नाम पर जो हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं और प्रॉमिस करने की कोशिश करते हैं, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। ओके, लेकिन इसका बेसिक रीजन ये है कि इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो अपनी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि ये ऐसा इशू है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी जब तक अपना जो आउटलाइन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आ सकता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस इशू को किस तरीके से सोचती है और उसका क्या रिजल्ट फिर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में इसका कंप्लीट अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो फ्री बाई जो इशू है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फ्री बाइज जो किए जाते हैं, जो चुनावी वायदे जो किए जाते हैं, पोल प्रोमिसेस जो किए जाते हैं, वो वेलफेयर के लिए होते ही नहीं है। तो जो वेलफेयर के लिए जो काम होना चाहिए गवर्नमेंट का वो होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी ट्विटर के जो एक्स मेंबर हैं या एक्स चेयरमैन हैं या एक्स उनके सिक्योरिटी हेड जो थे मिस्टर जुटको, उनको रिमूव कर दिया गया ट्विटर से। तो उन्होंने एक विसल ब्लोअर का रोल प्ले करते हुए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ट्विटर जो है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए उनकी पॉलिसी में, वो ट्रांसपेरेंसी उनकी पॉलिसी में नहीं है। ट्विटर जो है बहुत सारे इश्यूज हैं ट्विटर के साथ में, यही बेसिक रीजन है कि इलॉन मस्क के साथ में जो उनकी डील हुई थी उस डील के टाइम में भी इलॉन मस्क ने इसी तरीके के इश्यू दिए थे कि ये रीजन है जिसकी वजह से इस डील के ऊपर जो फोकस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर मिस्टर जुटको ने जो स्टेटमेंट दिए उन्होंने इंडिया को लेकर के भी टारगेट किया है कि इंडिया जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ट्विटर में उनका एक एजेंट हो और फिर वो हर ट्वीट को एक तरीके से व्यू करने की कोशिश करे और उनको रेगुलेट करने की कोशिश करे। मतलब लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको रेगुलेट किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो की जा रही है। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो भी इशू है, जो भी विसल ब्लोअर ने जो भी अपने स्टेटमेंट दिए, इनको एक तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट और ट्विटर दोनों की तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको इंश्योर हो सके कि उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो लिबर्टी है, उनको एनक्रोच करने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो अभी हमारे सीजीआई थे 48 नंबर के एनवी रमन्ना, उनके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जापान की कंडीशन के बारे में बता रखा है। इंडिया के साथ में शुरुआत की है आर्टिकल की कि 2047 में इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में अपने आप को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इशू है उनको टारगेट किया जा सके ताकि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पर हर लेवल पर इंडिया जो है वो इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। आर्टिकल में बताया गया है कि 2047 के टाइम में जब इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आ जाए उस टाइम इंडिया के पास में कुछ इशू जो है वो नहीं होने चाहिए, जैसे कि अभी जापान जो है वो फेस कर रहा है। जापान में जेंडर पैरिटी जो है वो अभी एक मेजर स्ट्रगल है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि रिसेंट डाटा की अगर हम बात करें तो जापान में लोएस्ट टोटल बर्थ 2021 में 8,10,000, मतलब जो विमेन जो हैं वो मैरिज में और चाइल्ड जो भी एक तरीके से चाइल्ड बर्थ जो है इन सब में उनका इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 आई उसमें डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे कम रैंक है जापान कंट्री की। यहाँ पर ये बता रखा है कि जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो दो चीज़ों से एक तरीके से कंट्रोल होने की हम कोशिश करते हैं। तो जेंडर equality with poor developed countries, usually we associated low gender equality with poor developing countries। हम ज़्यादातर क्या मानते हैं कि पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि एजुकेशन जो है, अगर आपकी सोसाइटी में एजुकेशन है तब भी आप ये चीज़ें इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आपके यहाँ पर जो है वो जेंडर इक्वलिटी आ पाएगी। बात की गई है जापान की। जापान जो है वो
जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में 146 कंट्री में 116 नंबर पर आया है। ओके, इनकी रैंक जो है वो काफ़ी लो है। G7 ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं उनकी रैंक जो है वो 10 to 27 के बीच में है। सिर्फ इटली है ऐसी कंट्री है जिसकी रैंक 63 आई है। अब ये जो रैंक है डेवलप्ड कंट्रीज़ की रैंक में, ये जो इतना लोएस्ट देखने को मिला जापान में, इसके रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, आप यहाँ देखो, 15-year-old Japanese girl and boys score higher than the Organization for Economic Cooperation and Development average in scientific and mathematical literacy and reading performance। मतलब एजुकेशन में जो गर्ल का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी अच्छा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ वीमेन इंक्लूडिंग हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो स्टैंड्स नियर ए परफेक्ट स्कोर ऑफ 0.97। मतलब ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में और हेल्थ में वहाँ पर गर्ल की जो लेवल है वो काफ़ी कम है, लेकिन जब बात आता है कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, बात आती है जॉब में उनका इंक्लूजन होने का, तो वहाँ पर जो है वो जेंडर डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जापान लास्ट 50 ईयर्स में अगर हम देखें तो कोई भी वहाँ पर वीमेन लीडरशिप देखने को नहीं मिल रही है। पार्लियामेंट में भी, वहाँ के पार्लियामेंट में भी अगर हम इंक्लूजन देखें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ओके। इसके अलावा वहाँ के कुछ लीडर ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए। उनके स्टेटमेंट से ये चीज़ें शो होती हैं कि जो वीमेन है उनका काम ये है कि वो घर संभालें और अपने बच्चों की केयर करें, 3-3 बच्चे जो हैं वो पैदा करें। मतलब एक चीज़ जो है वो उनका माइंडसेट जो है वो शो करता है कि वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो घर तक होना चाहिए। यही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है जापान को। मतलब इस आर्टिकल में बताया है कि आपकी जो कंडीशन है उससे नहीं, आपका जो माइंड सेट है उससे आपकी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ पाएगी। तो आपका जो माइंड सेट जो है स्पेसिफिक सोसाइटी में, जो मैन का माइंडसेट है जो है वो इतना ओपन एंड ब्रॉड होना चाहिए ताकि इस तरीके के इशू देखने को ना मिले। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर में तो वहाँ पर भी गर्ल का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो कंट्री है, उनका ये मानना है कि जैसे ही ये इनकी मैरिज होती है उसके बाद में इनका जो है वो अपने प्रोफेशन से ये काफ़ी कम हो जाता है इनका, जिसकी वजह से एक तरीके से कमी फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बॉय को जो है वो ही ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब यहाँ पर मैरिज और चाइल्ड बर्थ, इन दो इशू के बेसिस पर रेगुलेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है वीमेन को जापान में। यही बेसिक रीजन रहा है कि वहाँ पर मैरिज और चाइल्ड बर्थ में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिया को सीखना चाहिए जापान से कि वहाँ पर जो भी इशू है वो इंडिया में ना हो, जो भी प्रॉब्लम है वो इंडिया को फेस ना करना पड़े। जब इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में सामने आए तो इंडिया हर एरिया में जो है वो अपने आप को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें पिन कोड के बारे में बता रखा है कि 15 अगस्त 1972 को पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है वो इंडिया में 6 डिजिट इंट्रोड्यूस किए गए थे। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो ये जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है इसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, 6 डिजिट के जो है वो पोस्टल कोड नंबर डालते हैं। उसकी वजह से आपके जो भी सामान जो है, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपका सामान ईजीली आ जाता है। इसकी वजह से वो पोस्टल कोड से आप ईजिली किसी भी एरिया को डिटेक्ट कर पाते हो कि अच्छा ये कौन से एरिया का जो है वो आइटम है, मतलब कौन सी जगह आप इसको पहुंचाना है, इजीली आप इसको डिटेक्ट कर पाते हो। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में, एक आर्टिकल के बारे में तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया और अभी इसको रिव्यू करने की बात कर रखी है। यहाँ पर आधार वोटर आईडी कार्ड लिंकेज जो है उसके बारे में इस आर्टिकल में बता रखा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो लास्ट ईयर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की।
देखो, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो टाइम टू टाइम जो भी आपकी वोटर आईडी है उसको रिलेट करने की कोशिश करता है, उसको अपडेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जो हमारी पोल जो भी होता है, पोल लिस्ट जो होती है, जो हमारी इलेक्शन लिस्ट होती है, उसमें कैंडिडेट जो नेम होते हैं वोटर्स के वो अपडेटेड रहने चाहिए। पता होना चाहिए कि किन लोगों की डेथ हो गई है, किन लोगों का नया बर्थ हुआ है, कौन लोग जो है वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम यहाँ पर किया जाता है। तो जो हमारी वोटर आईडी है उसको इंश्योर करने के लिए, उसके अपडेशन को के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो पहले वोटर जो आधार कार्ड है उसको लेकर के बोला जाता था, फिर जो है गवर्नमेंट ने इसको इंश्योर किया कि आधार कार्ड को एक कंपलसरी फॉर्म में जो है वो आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। कोई भी जो आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो आपकी जो भी प्रूव करे आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को, वो वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ जगह देखने को मिला कि जो पोलर आपके जो ऑफिसर हैं उन्होंने बोला कि रेगुलेटेड है और इसको आपको ज्वाइंट करवाना ही होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पर कंपलसरी नोट, ये वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है, इसके बेसिस पर जो भी आपका प्रोग्राम हो उसको लेकर के एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने एक सिनेरियो जो निकाला है कि इसके बेसिस पर आप अपडेशन कर सकते हो, उसमें आपने कंप्लीटली बोलना चाहिए कि ये वॉलेंटरी फॉर्म है, इसमें आपको वॉलेंटरी तरीके से आप जो है वो आधार कार्ड को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मन की बात की। मन की बात पे उन्होंने माल न्यूट्रिशन जो है एक मेजर इशू है, माल नरिशमेंट, उसके ऊपर फोकस करने की बात की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो लोग हैं वो माल नरिशमेंट के खिलाफ में जो भी इशू है उसके खिलाफ में फाइट करने के लिए आपस में जुड़े। जो भी प्रॉब्लम है उन सभी में जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो हमारे इन्फेंट चाइल्ड होते हैं या जिनकी अंडर 5 जिनकी एज होती है, या जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, गर्ल होती हैं, और जो भी लैक्टेटिंग वीमेन होती हैं, उनमें माल न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि टेक्नोलॉजी का टाइम के साथ में हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी के साथ में उसी को इंक्लूजन करते हुए हमें क्या करना होगा, पोषण अभियान जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। टेक्नोलॉजी और पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है हम माल न्यूट्रिशन को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में बताया कि जल जीवन मिशन भी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री डिक्लेयर करवाने में। सितंबर जो है उसमें बताया कि हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं सितंबर माह में, तो इसको हम पोषण माह डिक्लेयर करते हैं और न्यूट्रिशन मंथ के रूप में इस मंथ को हम सेलिब्रेट करेंगे। ओके, उन्होंने बताया कि सोशल अवेयरनेस के थ्रू जो है माल न्यूट्रिशन को टारगेट किया जा सकता है। प्रत्येक जो पर्सन है, ईच पर्सन का टारगेट होना चाहिए इस कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि प्रोजेक्ट संपूर्णा प्रोग्राम जो है वो आसाम में, अंडर विच द मदर ऑफ ए हेल्दी चाइल्ड मीट्स द मदर ऑफ ए माल नरिश्ड चाइल्ड एवरी वीक एट एन आंगनवाड़ी सेंटर एंड डिस्कस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। देखो कितना अच्छा वो है, आसाम स्टेट का प्रोग्राम है जिसमें एक वेल नरिश्ड मदर जो है वो मिलती है माल नरिश्ड मदर से और उसको बताती है कि न्यूट्रिशन के क्या क्या बेनिफिट है। ओके, तो पोषण अभियान में गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि सभी को जो भी क्रिटिकल कंडीशन में है उन सभी को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करा जा सके, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन से इफेक्टेड बच्चा जो होता है वो सोसाइटी में अपने आप को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना या अपने आप को एक तरीके से बहुत सारे इशू, क्योंकि जब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा तो इस सोसाइटी में जो पार्टिसिपेट, आप एजुकेशन पे लेवल पर देख लो, स्किल लेवल पर देख लो, उन सभी लेवल पर जो है इंक्लूजन काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो मतलब एक सोसाइटी की जो एक दौड़ है, जो एक भीड़ जो है, क्राउड जो है, जो इतने अच्छे लेवल से आगे जा पाएगी, उसमें वो अपने आप को कहीं पर लैक फील करेगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो है हम माल न्यूट्रिशन जो इशू है उसको टारगेट करने की कोशिश करें और इसके ऊपर हम फोकस करें। यहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश और झारखंड स्टेट जो है उन्होंने भी, उनके भी जो इनिशिएटिव है उनका भी उन्होंने अप्रिशिएशन किया कि यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को एंड करने के लिए कुछ की टूल्स हैं, जैसे कि कुछ गाने गाए जाते हैं, कुछ गेम्स जो हैं वो खिलाए जाते हैं और इनके थ्रू बताने की कोशिश की जाती है कि माल न्यूट्रिशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि हमने अर्ज की थी यूनाइटेड नेशन से कि 2023 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर किया जाए, और इसके बारे में यूएन जो है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने हमारे इंडिया में जो जो मिलेट्स मिलते हैं उन सभी के बारे में बताया कि हमारे इंडिया में जो भी फॉरेन गेस्ट्स आते हैं उन सभी में जो भी इंडियन मिलेट्स से जो भी इम्पोर्टेंट डिशेज बनती है उन सभी के बारे में बताना। हमारी जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें भी हमारा जो न्यूट्रिशन है उसके थ्रू वर्ल्ड लेवल पर इसको हम क्या करें, एक्सपेंड करें। एक तरीके से उन्होंने बताया कि जो कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर, सिविलाइजेशन इन सभी के एंशियंट टाइम से हमारे पार्ट हैं। तो इसके लेकर के अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी होगी, लोगों को हमें बताना होगा कि किस तरीके से आप अपने माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया अरुणाचल प्रदेश के जोरसिंग विलेज का कि वो जो है वो इंडिपेंडेंस डे से ही 4G इंटरनेट सर्विसेज को रिसीव कर रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 4G के एरिया में, मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेक्टर है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी इतने अच्छे लेवल तक इम्प्लीमेंट हो रही है। तो उन्होंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी इतने अच्छे लेवल पर डेवलप हो रही है तो कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने पर जो भी रोजगार है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी प्रोसीजर है, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के प्रोसीजर के थ्रू। यहाँ पर वियतनाम ने अपनी बात बोली है। इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू है उनको लेकर के बोला है कि हमारे लिए इंडिया और चाइना दोनों इम्पोर्टेंट है। बात की गई यूरोपियन जो भी क्राइसिस है उसको लेकर के, तो उन्होंने बोला कि हम जो है वो एक तरीके से मीडिएशन का जो रोल है, मतलब जो मध्य मार्ग है जो गौतम बुद्धा ने दिया था, मिडिल वे, उसको फॉलो करते हैं। हम एक्सट्रीम तरीके से किसी भी सपोर्ट में नहीं आएंगे क्योंकि सभी कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो बेहतरीन है। यहाँ पर इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंस करने की कोशिश कर रहा है और नए नए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, उनके ऊपर जो काम करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जॉनसन एंड जॉनसन का जो प्रोडक्ट्स है, टाक बेस्ड पाउडर जो है उसको अभी भी बेचा जा रहा है। इसको लेकर के एक रिसर्च हुई, इसमें बोला गया कि इसकी वजह से कैंसर जैसे जो इशू हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो, ताइवान स्ट्रेट जो है वहाँ से यूएन वॉरशिप जो है, यूएस की वॉरशिप जो है वो यहाँ पर सेल देखने को मिली। तो इसको लेकर के अगर हम बात करें तो यूएस ने बोला कि इंडिपेंडेंट एरिया है, कोई भी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना जो है फ्लो रख सकता है। तो अगर हम बात करें तो पहले भी जब यूएस ने इस तरीके की अपनी एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, अभी यूएस की जो विजिट देखने को मिली ताइवान में उसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ। तो ये कुछ ऐसे इशू हैं जिनको प्रॉब्लम अगर है तो उनका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कशन के थ्रू निकाला जा सकता है। अगर डिस्कशन के थ्रू नहीं निकलता है तो फिर रशिया यूक्रेन जैसे इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और जब ऐसे इशू होते हैं तो उससे ना सिर्फ वो कंट्री इफेक्ट होते हैं बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है उस पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।